Welcome to the Protsan webinar on our next batch, Orientation and Query. We have been doing this for last 2 to 3 years now, and this is now our 7th batch focused on specially diabetes, PCOS, polycystic ovarian syndrome, and obesity. Before we begin, let me introduce myself. My name is Dr. Jayant Sharma, father of two beautiful completely unvaccinated angels. I have been practicing homeopathy since last 15 years. A COVID warrior with a we have a record treatment of 20,000 or more COVID patients without using any allopathic medicines. A ultra marathoner who have completed two world's highest ultra marathons, 72 kilometers and 122 kilometers, Silk Route Ultra and Khardungla Challenge. Founder of this Protsan program, an avid fitness enthusiast and a marathoner. ये प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाने के पीछे जो हमारा इंस्पिरेशन है क्या, वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग, मी एंड माय टीम डॉक्टर गरिमा, वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 17 ईयर्स. और हमें मेडिकल प्रैक्टिस में एक ही चीज़ समझ आई कि स्पेशली आफ्टर कोविड कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिक केयर प्रोवाइड कर रहे हैं. हम अपने आप को हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बोलते हैं, बट वी आर नॉट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. हम ना ऑटोइम्यून डिजीज़ को ठीक कर पाते हैं परमानेंटली. अब नाम ले लीजिए, रूमेटॉइड्स ले लीजिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ले लीजिए, देन यू हैव अदर ऑस्टियोआर्थराइटिस ले लीजिए, थायराइडाइटिस ले लीजिए, उसके अलावा कैंसर्स ले लीजिए, डायबिटीज़ ले लीजिए, हाइपरटेंशन ले लीजिए. हम इनको कहाँ ठीक कर पा रहे हैं? सिर्फ दवाई देते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो भी ठीक से कंट्रोल नहीं हो पाती. तभी दवाई लेने के बावजूद और सो कॉल्ड अंडर कंट्रोल रहने के बाद भी हमें बहुत सारी इनकी कॉम्प्लिकेशंस आती है, जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, न्यूरोपैथीज एट्सेट्रा. तो यही एक इंस्पिरेशन है कि हमने इस सिस्टम को बनाया है और इसको फॉलो करते हैं ताकि हम आपकी बीमारियों को बिना दवाइयों को ठीक कर पाएँ और जड़ से ख़त्म कर पाएँ. आई हैव एन एविड एक्सपीरियंस इन around 15 years in active sports and medicine. Till today I do 2 kilometers of swimming every day with my daughter. My team member Dr. Garima Garg, she and me have both our batchmates from our DU homeopathic college. She has great experience in following diet considerations and she is a dedicated diet consultant. She will take care of all the diet related queries and even yoga practices whoever join our next batch for them. And this is an individualistic system. तो जो भी आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे उनकी बॉडी टाइप, उनकी बीमारी के हिसाब से ही डाइट बताई जाएगी और उसी हिसाब से हम एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स वी विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एक्सरसाइज ऑन ए लाइव 1-to-1 सेशन, सॉरी ऑन ए ग्रुप सेशन. बट आपको फिर उसका कॉम्बिनेशन दिया जाएगा जो आपको करना है, तभी आपकी बीमारियां रिवर्स हो पाती. इसके पीछे इंस्पिरेशन है हमारे स्टॉलवर्ड्स, जिनका मानना था कि मोर देन 90% ऑफ diseases, almost 85-90% of human diseases can be treated without medicines. हमारे बेसिकली 4 पिलर्स हैं: डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और डाइटिशियंस तो बिल्कुल इस बारे में बात करते ही नहीं है. एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, इस पर भी बहुत ज़्यादा लोग सीरियस नहीं हैं और ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाते हैं. तो हम बहुत सारी बीमारियां रोज़ यूज़ करने वाली अपनी चीज़ों से पा रहे हैं. देन मेडिसिन विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, बट इन एडिशन इन केस ऑफ पीपल हु हैव बीन सफरिंग फ्रॉम दीज क्रॉनिक डिजीज़ फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम और उनकी रिपोर्ट्स ज़्यादा ख़राब है, तो जहाँ हमें मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है, हम वहाँ मेडिसिन होम्योपैथिक या न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करके उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं फेज आउट मैनर में, ताकि आपकी एलोपैथिक दवाई 3-4 महीने में छुड़ा पाएँ. हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ना अपनी सेल्फ हीलिंग जो पावर है उस पर विश्वास नहीं करते. वी ऑल हैव ए मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ, जिसको ना आप आत्मा कह लो, वाइटल फोर्स कह लो, जीव आत्मा कह लो, प्राण वायु कह लो, जो मर्जी कहो. होम्योपैथी में हम इसको वाइटल फोर्स कहते हैं और इसी की लैंग्वेज होती है. हम इसको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, इसको अलाउ नहीं करते अपनी, इसकी अमेजिंग सेल्फ हीलिंग पावर्स हैं जिसको हम अलाउ ही नहीं करते कि हमारी बॉडी को ठीक कर दे. और होता क्या है कि बाय द टाइम बार बार हम गलती करते हैं, तो यही वाइटल फोर्स उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें
कुछ लैंग्वेज बोलती है, उसकी लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं, जिसको हम सिम्टम्स बोलते हैं। अब आप गलत खाओगे, ज़्यादा मिर्ची खाओगे तो पेट में जलन होगी, एसिडिटी हो रही है ना, तो वो आपको बताएगी भाई जलन हो रही है, रुक जा। लेकिन ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इन्हीं सिम्टम्स को हम होम्योपैथिक मेडिसिन में रीड करते हैं और इनके अनुसार ऐसी करेक्टिव मेडिसिन ढूंढते हैं जो इस वाइटल फोर्स की डिस्क्रेशिया को जड़ से ठीक करें। तो एक्चुअली हम सिम्टम कंट्रोल कर रहे हैं अगर, तो हम एक्चुअली डिजीज़ के प्रोडक्ट्स को ठीक कर रहे हैं, कॉज को नहीं। हम सिर्फ इफेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हम सिक केयर सिस्टम में हैं, हेल्थ केयर पे नहीं है। और यही डॉक्टर हैनेमैन ने बोला था कि इसी वाइटल फोर्स की लैंग्वेज, इज़ द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। इन्होंने यही बताया था कि इसी वाइटल फोर्स की लैंग्वेज को हम सिम्टम्स बोलते हैं। सिमिलरली आप भगवत गीता को फॉलो करें, हमारे वेदों को फॉलो करें, बिकॉज आई कंसिडर ए लॉट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस फ्रॉम माई जर्नी थ्रू माई स्पिरिचुअलिटी, और जो मैं साइंटिफिक वे में अपनी भगवत गीता एट्सेट्रा को और इन स्पिरिचुअल वेदांत किताबों को पढ़ता हूँ, इन सबको इनकॉर्पोरेट करके ये सिस्टम बनाए। ये भगवत गीता की एक पिक्चर है, ये भी यही बोलती है कि वी ऑल आर कनेक्टेड टू कॉस्मोस, और जहाँ से हमारी कॉस्मिक एनर्जी या वाइटल फोर्स में डिस्टर्बेंस आती है, वहीं से हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और राइट में जो पिक्चर है डॉक्टर बैच फ्लावर थेरेपी के फाउंडर्स की है। वी यूज़ बैच फ्लावर फॉर ऑल साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जो बहुत एफिकेसी से काम करती है। और भगवत गीता में जैसे ये श्री कृष्ण ने ये श्लोक भी लिखा है, इसमें उन्होंने बताया कि ये आत्मा ही हमारे जीवन की मैनिफेस्टेशन है, लाइफ और डेथ में यही फ़र्क है बस। तो हम इस वाइटल फोर्स को अगर ठीक से गाइड करें, यूज़ करें, तो ये अपने आप को खुद ठीक कर लेगी, बट हमें उसकी करेक्ट नॉलेज नहीं मिलती। बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे हम सब में, जिसको हम सोचते हैं शायद हम हेल्दी खा रहे हैं या हेल्दी कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली हमें डैमेज दे रहे हैं। और इसी वाइटल फोर्स की नाम को हमने अडाप्टेशन नाम दिया। इसी वाइटल फोर्स की अडाप्टेशन सिम्टम्स हैं, ये अडाप्ट कर रही है आपकी गलत आदतों से, जो उसको आप गलत चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, और इसको हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम दिया। मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम से कोई भी बीमारी लिस्टेड नहीं है, ना मुझे, ना डॉक्टर गरिमा को, ना हमारे किसी भी सहपाठियों को, या आज भी मेडिकल कॉलेज में किसी भी बुक में इसका मेंशन नहीं है। तो जब हमें पढ़ाया ही नहीं जा रहा तो हम ठीक कैसे करें? तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? आप अब किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले हेल्थ का कॉन्सेप्ट हमें ठीक करना पड़ेगा। हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है? आप इस पूरी, ये आपकी लाइफ का स्पेक्ट्रम है समझिए। तो जो ग्रीन जोन है, दिस इज़ कंप्लीट हेल्थ। आप यहाँ बहुत हेल्दी है, जैसे बच्चे पैदा होते हैं हेल्दी होते हैं, बिल्कुल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई थकते नहीं, कुछ नहीं, कोई उनकी, वैसे तो आजकल उनका भी, हमारी आदतें फूड इतनी ख़राब हो गई कि उनका भी प्रॉब्लम आ रही है, बट स्टिल। तो जो एक्सट्रीम हेल्थ में जो लोग हैं, जिनको आप आइडियलाइज़ करते हो, जो स्पोर्ट्समैन है या जो हेल्थ के लिए आइडियलाइज्ड होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो ये सब आप ग्रीन जोन में होते हैं। हम सब जो ऑलमोस्ट 80% ऑफ पॉपुलेशन है, इस येलो जोन में जीवित है, यानी कि हम अग्रसर हैं इस रेड जोन की तरफ, गलतियां करे जा रहे हैं। और इस रेड जोन, यानी इस लाइन के बाद जहाँ डायग्नोसिस हो जाता है, हमारा सो कॉल्ड हेल्थ केयर, जिसको मैं सिक केयर बोलता हूँ, सो कॉल्ड हेल्थ केयर यहाँ से शुरू होता है। डायग्नोज हुआ, अब डायबिटीज़ आई, तब आगे बढ़ेंगे। क्यों भाई? हम पहले से क्यों ना जज कर लें, हम इस येलो जोन से क्यों ना रिवर्स कर दें, ताकि ये यहाँ तक पहुँचे ही ना। और आम तौर पे आप देखते होंगे किसी भी बीमारी के डायग्नोसिस होने के बाद जो है, ज़्यादातर हम उसके साथ जीना सिखाते हैं आपको, हम ठीक नहीं करते। मोस्टली यही देखा जाता है 95%। एक आती है, दो आती है, तीन आती है, चार आती है, फिर लिस्ट ही बन जाती है। 16-17 मेडिसिन हम ऑलमोस्ट डेली खा रहे होते हैं, कई कई केसेस में ऐसा होता है। इसको आप इमेजिन कर सकते हो, या सिमिली है इसकी, जो ये बैम्बू का शूट होता है ना, बैम्बू प्लांट जब आप लगाते हो, इसका बीज हम बोते हैं और उसके बाद उसको पानी देते रहते हैं, तो 5 साल तक भी उसका शूट अबव ग्राउंड या जर्मिनेटेड नहीं दिखता। उसकी रूट्स अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, जिसको हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम दिया है। और जब अचानक ये शूट दिखती है, यानी ये लाइन क्रॉस हो जाती है और डायग्नोसिस दिखता है, ये वो 5 साल है बैम्बू प्लांट के। तो जब वो दिख जाती है, तो अचानक ही इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट है, बैम्बू इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड। ये 5 हफ्ते में 90 फीट तक की हाइट ले लेते हैं। इसी तरह से हमारी बीमारियां, अगर हम अपनी लाइफ स्पैन को देखें तो बढ़ता जाता है। और हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में सिर्फ लाइफ स्पैन की बात नहीं कर रहे, जिंदा तो हम घुट घुट के, दवाइयाँ खा खा के जी रहे हैं सब। तो लाइफ स्पैन तो हमने सो कॉल्ड बढ़ा लिया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, अगर आप देखेंगे डाटा को। बट हेल्थ स्पैन कितना है?
उस उन सालों में से आप हेल्दी कितने हो, बिना दवाइयों कितना जी रहे हो, अपने बच्चों के साथ बिना थके खेल कितना सकते हो, 4 फ्लोर चढ़ने को बोल दे बच्चा कंधे पे उठा के तो कितना चल सकते हो, वो असली हेल्थ स्पैन है। तो फोकस हमारा हेल्थ स्पैन पे होना चाहिए। और ये डाटा है आपके सामने आईसीएमआर का। कोविड में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचा, जिनको हार्ट कोमोर्बिडिटीज जिनको बोला गया, स्पेशली बीपी और शुगर, और उससे फिर रिजल्टेंट कॉम्प्लिकेशन। क्यों, ये बीमारियां धीरे 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 चाहे अंडर कंट्रोल है दवाई से तो भी आपकी नर्व्स यानी कि नसों को और आर्टरीज यानी ब्लड वेसल्स को जहां खून जाता है, माइक्रो और माइक्रोवेस्कुलर दोनों डैमेज करती है, जिससे हमें इन बीमारियों के फिर कॉम्प्लिकेशंस मिलते हैं। इसमें डिटेल स्लाइड में बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल आप डाटा देखिए। ऑलमोस्ट 80% इंडियन अडल्ट पॉपुलेशन आज की डेट में, इवन गांवों में रहने वाली, शहरों को तो छोड़ो, वो इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के थ्रू है। और उसमें से 25 से 30% फ्रैंक डायबिटिक है या ओबीस है। और अब इससे हमारे बच्चे और यंगस्टर भी अछूते नहीं हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो एम है उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, ये सिनोनिमस है विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और प्रोत्साहन प्रोग्राम का फोकस हमेशा इस इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ठीक करने पे होता है, बिना दवाइयों के वो भी। तो आप इस पेड़ से समझिए कि कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपको कोई भी बीमारी आप नाम ले लीजिए, एल्जाइमर ले लीजिए, लोग सोचते हैं न्यूरोसाइकेट्रिक अलग बीमारी है, एल्जाइमर का नया नाम है टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस। पार्किंसनिज्म ले लिए, आर्थराइटिस ओबेसिटी से आता है। सिर्फ 4 किलो आप वजन, सिर्फ 1 किलो आप वजन कम कर लो तो आपके घुटनों पे 4 किलो वजन कम हो जाता है, ये लेटेस्ट डाटा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, माइग्रेन, एसिडिटी, फैटी लिवर, डायबिटीज, जो मर्जी आप नाम लो, ओबेसिटी, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, कार्डियक इश्यूज, स्ट्रोक, बट नाम आप लीजिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस उसका जनक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम ने नाम तो डाल दिया, अब हम ना डॉक्टरों को पता है ना पेशेंट को पता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे थोड़ा ब्रीफ करते हैं, क्या होता है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ये 5-6 बेसिक तत्व हैं या पॉइंटर्स हैं। चाहे ओबेसिटी हो, आपके जो ओबेसिटी यानी आपकी हाइट से, यानी इंचेस में जितनी भी आपकी हाइट है, यानी 5 फीट के मान ले आपकी हाइट 60 इंच है, तो आपकी कमर कभी भी उसकी हाफ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 30 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपकी हाइट से आधे से ज़्यादा जब कमर पहुंच जाती है, समझ लो आप ओबेसिटी में हो और मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो। ये मैं कुछ सिंपल साइंस बता रहा हूँ जो हम बिना टेस्टों के जज कर सकते। फैटी लिवर, इसको हमने ऐसे सामान्य रूप से मान लिया है, मेरे पास एक 8 साल का बच्चा आता है जो ग्रेड 2 फैटी लिवर में, तो इसको तो हम बीमारी हम मानते ही नहीं है कि भाई अर्बन पॉपुलेशन में फैटी लिवर तो सबका आएगा ही, ग्रेड 2 तक तो बोलते ही नहीं है। डायबिटीज़ हर घर में है, इसको भी हमने बिल्कुल ओबेसिटी की तरह कि भाई चलो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, गोलियां खा लेंगे। हाई ब्लड प्रेशर अगेन, एंड हाई कोलेस्ट्रॉल यानी डिसलिपिडीमिया, लिपिड में कुछ भी ऊपर नीचे होना, ट्राइग्लिसराइड बड़ा होना पहला साइन होता है हमेशा। डायबिटीज़ होने से, अब मैं आगे जाके टेस्ट की लिस्ट बताऊंगा, हम आपको 5-7 साल पहले बता सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ होनी है। डायबिटीज़ से पहले ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, डायबिटीज़ से पहले इंसुलिन बढ़ती है। अब कुछ मिथ्स की बात करेंगे, इसके बाद हम आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे हमारे प्रीवियस 6 बैचेज में से, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या हमारे सिस्टम में हम क्या क्या फॉलो करते हैं और कैसे इसकी तरफ आगे आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मिथ ये कि आप लोगों को लगता है कि भाई ये जेनेटिक होती है, मेरी माता पिता को डायबिटीज़ थी, मेरे माता पिता को पीसीओडी था या ओबेसिटी थी तो मुझे भी होगा। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम फार्मा कंपनी, हम डॉक्टरों ने आपकी तरफ फैलाया है। जीन्स तो एक हारी हुई सोच है, जीन्स तो जो मिले उसको कैसे बदलोगे, अब वो तो आ गए। बट हर जीन में स्विच ऑफ और स्विच ऑन का बटन होता है। इस फील्ड को एपिजेनेटिक्स कहते हैं और ये पिछले 20 साल से बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है इसकी स्टडी। हमारी आदतें हमारे जीन्स को, बीमारी पैदा करने वाले जीन्स को स्विच ऑन कर सकती है, और वही आदतों के सुधार से स्विच ऑफ भी कर सकती है। इस फील्ड को कहते हैं एपिजेनेटिक्स। मैं हमेशा बोलता हूँ डायबिटीज़ नेवर रन्स इन द फैमिली, द प्रॉब्लम इज नो बडी रन्स इन द फैमिली। तो पूरी फैमिली का खान पान, रहन सहन सब एक सा होता है, तो पूरी फैमिली को एक सी बीमारियाँ होती है और आप उसको धड़ेले से डाल देते हो हार्वी सोच जेनेटिक्स पे और दवाइयों के गुलाम हो जाते। कैंसर के लिए भी सब ये बोलते हैं, ओबेसिटी को आप बीमारी मानते ही नहीं हो। ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज द हाईएस्ट मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर, यानी कैंसर भी प्रिवेंट हो सकता है। सिर्फ 5% कैंसर हैं जो जेनेटिक म्यूटेशन से होते हैं, ये प्रूवन फैक्ट डाटा है। यानी कि आपकी फैमिली में जीन्स में है कैंसर तो आपको हुआ है, सिर्फ 5% ऐसे कैंसर हैं, 95% कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल।
तो ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेज, इसको समझ लीजिए। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो अभी मैंने ब्रीफ किया, यही कारण है हमें कैंसर देने का भी। अगले 15 साल 20 साल में आप अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के थ्रू जिए जा रहे हो तो बहुत सी बीमारियां और ये होंगी। और इसमें आप देख लीजिए विसरल एडोप्टिसिटी यानी कि मोटापा। लोग सोचते हैं इंसुलिन के कम होने से डायबिटीज़ होती है, ये बहुत बड़ा मिथ है। उल्टा है, बल्कि इंसुलिन के बढ़ने से। और इसका एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, बहुत सस्ता टेस्ट है और कोई भी नहीं कराता। हम लोग इंसुलिन ज़रूर कराते हैं, फास्टिंग इंसुलिन हमारे प्रोफाइल में, प्रोत्साहन प्रोफाइल में, उसी से हमें पहले से ही पता चल जाता है कि क्या है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का दूसरा आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो सभी डेयरी और एनिमल प्रोटीन्स में आपको मिलता है। जो आपके दिमाग में एक मिथ भरा पड़ा है ना कि बिना दूध के तो हमें ताकत ही नहीं आएगी, इसीलिए हम किसी का डायबिटीज़ और मोटापा ठीक नहीं कर पा रहे। क्योंकि नाम से ही पता चला इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये इंसुलिन की जगह ले लेता है बॉडी में और इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाती। फिर बॉडी उसके लिए ज़्यादा इंसुलिन बनाती है ताकि शायद ये ज़्यादा इंसुलिन बनाने से काम कर ले, क्योंकि हमारे ग्लैंड्स फीडबैक और पॉजिटिव इनिबिशन और स्टिमुलेशन पे काम करते हैं। तो ज़्यादा इंसुलिन बनने से फिर हमें डायबिटीज़ मिलता है। इन्फ्लामेशन, अगेन किसी का ध्यान नहीं है। हम सोचते हैं सुबह उठते हैं हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, थके हुए महसूस कर रहे हैं, फिर भी ध्यान नहीं है, तो कोई टेस्ट नहीं कराता। इसके लिए टेस्ट होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, बहुत सिंपल से सस्ते से टेस्ट है। तो ये सब जो केमिकल्स, और ये लास्ट ईस्ट्रोजन सिग्नलिंग, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें जीनो एस्ट्रोजन कहते हैं जितने भी फीमेल कैंसर्स, फीमेल डिजीजेज, ओबेसिटी, साथ के साथ पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, ये सब पे जीनो एस्ट्रोजन का काम है। फॉल्स ईस्ट्रोजन सिग्नलिंग आपको मिलती रहे, इस पे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कुछ स्लाइड्स के बाद। तो डॉक्टर थॉमस सेफ्रीड है, और वारबर्ग इफेक्ट जो होता है, यानी कि हमें 1929 से पता है कि चीनी हमारे कैंसर को फीड करती है, बट हम इस पे काम नहीं करते। जीनो एस्ट्रोजन कहाँ स्टोर होते हैं, ये जो एस्ट्रोजन सिग्नलिंग की बात की, आते कहाँ से है, फिर मैं इसको डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद सारे एग्रीकल्चरल केमिकल्स। तभी मैंने अपने छत पे टेरेस गार्डन बनाया हुआ है कि कम से कम इसको मिनिमाइज तो कर लूँ। जितने भी एग्रीकल्चर और कई कैंसर्स और ल्यूकेमियाज, लिम्फोमाज आप देखेंगे फार्मर्स में कॉमन है, क्योंकि वो एक्सपोज रहते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया, फर्टिलाइजर्स। उसके अलावा फैटी मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट यानी एनिमल प्रोटीन्स। और ये सब कहाँ स्टोर होते हैं, ये सब हमारे बॉडी में फैट में स्टोर होते हैं, देखिए। और इनकी हाफ लाइफ बहुत बड़ी होती है, यानी ये जल्दी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो जितना समय आप ओबेसिटी के साथ गुजारते हो, तभी कहते हैं ना मोटापे से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। मोटापा मीन्स कैंसर, ये समझ लो, आज सिनोनिमस है, तो इसको बीमारी मानिए। आजकल बड़ा ये फैड हो गया, फैशन इंडस्ट्री भी प्लस साइज। मैं ये नहीं कह रहा इंक्लूसिवनेस नहीं होनी चाहिए समाज में, बट पहले आप बीमारी को, बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रहा, बट मोटे को मोटा बोलिए तो सही, बीमारी मानिए तो सही, तभी तो वो काम करेगा कि उसको पतला होना है। और उसी फैट सेल्स में ये जीनो एस्ट्रोजन स्टोर हो रहे हैं और उतने ही लंबे टाइम काम करते हैं। यानी एक पतले आदमी में इन जीनो एस्ट्रोजन का नुकसान कई गुना कम होगा एक्स कंपेयर टू ए फैटी पर्सन। तभी सारे फीमेल कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर, गायनेकोमेस्टिया जो मेल्स में मेल ब्रेस्ट जिसको बोलते हैं, ये सब मोटे लोगों में पाई जाती है ज़्यादा। इंसुलिन की बात करें, सब सोचते हैं इंसुलिन ज़्यादा होने से या हमारी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने से डायबिटीज़ ठीक होता है। बट आप देखते होंगे कि इंसुलिन लगाने के बावजूद भी बहुत लोगों की डायबिटीज़, एडवांस स्टेज ऑफ डायबिटीज़ की बात करो, जिनको 15-20 साल हो गए, कंट्रोल नहीं आती। एक्चुअली इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ नहीं होती, इंसुलिन के ज़्यादा होने से डायबिटीज़ होती है। ये नीचे आपका मसल सेल है, इसको शॉर्ट में बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल वेबिनार हम कर चुके हैं। ये नीचे मसल सेल है, ये ब्लड कैपिलरीज में, जिससे हम टेस्ट लेते हैं ना, सीरीज निकालते हैं, तो ब्लड में शुगर घूमती रहती है। अब इसको समझ लिए, शुगर एक हमारा कच्चा माल है जिससे हमें इसको फीड करना है हमारी मशीन, इसको एक फैक्ट्री की तरह समझ लीजिए। बट इस शुगर को अंदर जाने के लिए, इस ताले को खोलने के लिए इस रिसेप्टर पे इंसुलिन लगना जरूरी है। ये समझ लो ग्लूकोज का ताला है, जब इससे इंसुलिन अटैच होगी इस रिसेप्टर पे, इसको इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं, तब ये चैनल खुलता है ग्लूटफोर और ग्लूकोज अंदर जाती है। बट सारा दिन हम तो ये कुर्सी पे चिपके रहते हैं, सात्विक रूप से जीवन व्यतीत करते हैं, पंडित जो कहते हैं ना ब्राह्मणों का, दिमागी काम करते हैं। और खाना हम खाते हैं तामसिक, सारा इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि जैसे हम सारा दिन एक्टिवेटेड रह रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे मसल्स क्योंकि काम नहीं कर रहे, कुर्सी पे बैठे हैं, बोलते हैं फैक्ट्री में लेबर को आप पैसे दे पाओगे अगर आपका तैयार माल बिकना बंद हो जाए मार्केट में, नहीं भी दे पाओगे ना। तो ये उसी तरह से लेबर है, अब तैयार माल बिक नहीं रहा, आप एक्सरसाइज कर नहीं रही, ग्लूकोज तैयार होकर आपका कैलोरी में खर्च हो नहीं रहा,
तो धीरे धीरे बॉडी इन रिसेप्टर्स की गिनती कम कर देती है, क्योंकि इन रिसेप्टर्स को मेंटेन करने के लिए हमें इस लेबर को तनख्वाह देनी पड़ती है, एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है या यूज़ करनी पड़ती है। इसीलिए वॉक करने से कभी भी डायबिटीज ठीक नहीं हुई। किसी की दवाई आपने छूटती सुनी है कि वॉक करके उसने डायबिटीज, अनलेस अनटिल वो रोज 20-25 किलोमीटर वॉक कर पाए। इतना तो टाइम ही नहीं है हमारे पास, 5-6 घंटे लग जाते हैं 25 किलोमीटर पैदल चलने में। तो जब आप इस रिसेप्टर की गिनती बढ़ाएंगे तब ये ताला खुल सकता है और ये ग्लूकोज जो ब्लड में घूम रहा है ये सेल्स में जाके कैलोरी के रूप में बर्न हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने तैयार माल की बिक्री बढ़ानी है ताकि ये फैक्ट्री तेजी से काम करे, कच्चा माल जल्दी यूज हो, तब आप नए लेबर को रखोगे। ऐसा ही है ना, प्रॉफिट बढ़ेगा तभी तो आप लेबर को रख सकते हो। तो यही चीज समझ लीजिए। अब ये प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, ये तैयार माल कैसे बिकेगा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके, एंटी ग्रेविटी से, जिम जाके। और लोगों का बड़ा एक मिथ और है एक्सरसाइज को लेके कि एक एज के बाद जिम नहीं जाना चाहिए, तभी हम लोग इसको ठीक नहीं कर पा रहे। इसीलिए हमने ये सिस्टम बनाया। मैं पर्सनली लाइव सेशंस लेते हैं और इस बैच से तो हमने मंथ में एक सेशन फॉर ए रिव्यू ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज एंड होल मंथ हम एक लाइव सेशन भी लेंगे, फॉलोड बाय पॉटलक शेयर्ड ब्रेकफास्ट, जो हम सब कुछ वेगन डिजीज जिसकी रेसिपीज डॉक्टर गरिमा आपको देंगी वो लाएंगे, और कॉन्ट्रीब्यूटरी एक ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे हर महीने एक बार, ताकि आप ये भी सीख लीजिए कैसे वेगन लाइफ में टेस्टी खाना बनाया जा सकता है। ये जो मैंने अभी बात की कि कैंसर को फीड करती है शुगर और प्रोटीन्स, आप बोलते हैं ना हाई प्रोटीन लो कार्ब, ज़्यादातर डाइटिशियन इसी फोकस करती है। और डॉक्टर थॉमस सेफ्रिड, ही इज़ द मोस्ट प्रिंटेड, यानी कि सबसे ज़्यादा इनके आर्टिकल्स प्रिंट हो चुके हैं, रिसर्च पेपर प्रिंट हो चुके हैं। और वार्बर इफेक्ट जो ऑटो वार्बर्ग ने हमें दिया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1926, तो 100 साल से भी ज़्यादा हो गई, सॉरी 1924 में मिला। 100 साल से भी ज़्यादा हमें पता है कि कैंसर शुगर से फीड करता है, और इसी के बेसिस पे इस वार्बर्ग इफेक्ट को यूज़ करके हमने पेट स्कैन की टेक्निक बनाई है, जिसमें रेडियो एक्टिव ग्लूकोज हम इंजेक्ट करते हैं जो कैंसर सेल ज़्यादा खा जाते हैं। फिर भी कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर, क्योंकि कैंसर में वेट कम होता है कीमो रेडियो से, तो वो बोलते हैं आप शेक्स पीजिए, प्रोटीन शेक्स पीजिए। तो हम कैंसर को और फीड कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं? एक तरफ तो हम इतनी डेंजरस दवाइयाँ और रेडियो एक्टिव रेडियोथेरेपी यूज़ कर रहे हैं जिससे हमें इतना नुकसान, साइड इफेक्ट मिलता है, और दूसरी तरफ वही हम फीड कर रहे हैं कैंसर से। ये एक लेखा जोखा है जो एक समरी है कि कैसे ग्लूटामिन यानी एक प्रोटीन, हाई प्रोटीन और हाई कार्ब डाइट, जिसको शुगर बोलते हो आप, आपके आइसक्रीम में दिन में 2-3 बार चाय पीना, ये सब क्या है, और रिफाइंड कार्ब जो आपके बच्चे आजकल बर्गर पैटीज़ में जो मैदा खा रहे हैं, पिज़्ज़ाज में। तो एक हाई कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट जो मोस्टली हम लोग आज डाइटिशियन दे रहे हैं, तो वो आपके कैंसर को फीड करती है। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल के बारे में बड़ी गलत धारणा है। लोगों को लगता है भाई फैटी खाना छोड़ दें, मलाई घी खाना छोड़ दें तो हम फैटी लिवर को और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करें। बिल्कुल झूठ। सिर्फ 25% कोलेस्ट्रॉल है जो डाइट से हम एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी। 75% कोलेस्ट्रॉल हमारी लिवर खुद बना लेता है एक्सेसिव कैलोरीज से, जो एक्स्ट्रा कैलोरी हम खा रहे हैं जो खर्च नहीं कर पा रहे, मेनली शुगर। घी तो हम 10,000 साल से यूज़ कर रहे हैं। वेदों में देखा जाए तो, फूड हिस्टोरियंस देखें तो हड़प्पा मोहनजादड़ो, शायद उससे पहले से भी हमें पता है कि घी खाया जा रहा है, बट तब तो इतनी बीमारियां कभी नहीं थी। अचानक 20-30 साल से हम जब शुगर पे फोकस हो गए, जब हमने अपने किसानों को बोल दिया गन्ना उगाओ और सिर्फ गेहूँ और चावल उगाओ, उस गन्ने को उस गेहूँ को फिर हम रिफाइन करने लग गए शुगर में और मैदे में, तब से बीमारियाँ और ये फैटी लिवर कॉमन हो गए। और ये हम वैसे डिटेल में पहले वेबिनार्स में कर चुके हैं। ये ग्लूकोज जो हम डाइटरी खा रहे हैं, यही लिवर हमारा ग्लाइकोजन, जिससे ट्राइग्लिसराइड शब्द आया, यानी फैटी लिवर में कन्वर्ट करता है, फिर यही कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और यही फिर हमें आगे जाके हार्ट डिजीज़ और सब देता है। और इसको अगर हम मसल में खर्च कर दें, और यही फैटी भी बना रहे हैं हम। ये देखिए, जब भी आप मीठा खाते हैं इंसुलिन फैट बढ़ाता है। इंसुलिन इज़ ए फैट स्टोरिंग हार्मोन। तो इंसुलिन बढ़ा है आपकी बॉडी में तो आपका फैट बढ़ रहा है। सिंपल नहीं है ये, और इसी सिंपल सिस्टम को हम आपको बता रहे हैं। और यही फिर उल्टा कर सकते हैं ग्लूकागन, जैसे भूखा रखे, हम फास्टिंग की टेक्निक भी बताएंगे। कल एकादशी थी और आज तक, अभी तक, परसों रात 8 बजे के बाद से अभी तक मैंने कुछ भी शुगर सॉल्ट अपनी बॉडी को नहीं दिया, बल्कि कोई अनाज भी नहीं खाया। मैं रात को भी कोई फ्रूट भी नहीं खाया। आप लोग फास्ट करते हो फ्रूट खा के, मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ ड्राई फ्रूट्स खाए हैं ताकि हेल्दी फैट दूं अपनी बॉडी को, ताकि जो कीटो एसिडोसिस हमने शुरू किया बॉडी में, फैट बर्निंग की टेक्निक, और ज़्यादा लंबी खींच पाऊँ। अब 36 घंटे बिना शुगर बिना सॉल्ट के रहने के बाद भी मैं इतना एक्टिव हूँ। लोग बोलते हैं कमजोरी आती है। मेरी आवाज़ में आपको सुनाई दे रही है कुछ? बट पानी मैंने खूब पिया है, बीच में ब्लैक कॉफ़ी या फीका नींबू पानी, सिर्फ नींबू और नींबू पानी पी लिया है।
ये सब चीज़ें हम आपको सिखाएंगे डिटेल में फास्टिंग क्या होती है। एक भी रिसर्च पेपर आज तक पब्लिश नहीं हुआ जो ये कह दे कि कोलेस्ट्रॉल से डायरेक्टली सन हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक आता है, यानी लकवा मारता है। और यही एपिकॉन यानी गिल्ड है जो फिजिशियंस की उन्होंने भी माना है। और बल्कि कुछ चीज़ें आपको अचंभित करेंगी, जो ज़्यादा आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ लेते हो, कोलेस्ट्रॉल लिपिड कम करने की दवाइयाँ लेते हो, बट ये नहीं कि आप अचानक छोड़ दो उनको मेरे कहने से। इसमें भी डिस्क्लेमर है, आप ये सिस्टम फॉलो नहीं करो, एक्सरसाइज मत करो, डाइट को ठीक कर मत करो, और ये सुन के आप अपनी कोलेस्ट्रॉल की दवाई, तो वो आपके लिए डेंजरस है। मैं साफ यहाँ डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, वो आपकी गलती होगी खुद की। तो जो हमारे स्किन के नीचे फैट यानी कोलेस्ट्रॉल जमा है, जब उस पर यूवी रेज पड़ती है यानी नंगी चमड़ी पे जब आपके सनलाइट पड़ती है, और सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर आपकी 50% बॉडी एक्सपोज है, आपका विटामिन डी बन जाता है। बट आज की डेट में ये एक एपिडेमिक की तरह हमारे पॉपुलेशन में है कि विटामिन डी की कमी हम सबको हो गई, और B12 की भी, B12 के बारे में बात करेंगे। तो यही कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है धूप पड़ने से विटामिन डी में, और फिर ये हड्डियों में जाके मजबूत करता है हड्डियों को। अब जब आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खा रहे हो, धूप से बच रहे हो, यहाँ बैठे हो अपने एसी में, तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? और लोग बोलते हैं वीगन डाइट में सबसे पहले यही बोलते हैं, दूध दही मक्खन पनीर नॉनवेज छोड़ने से आपको विटामिन डी। मेरा विटामिन डी हमेशा पूरा आता है, क्योंकि मैं अपने छत पे जब काम करता हूँ सिर्फ शॉर्ट्स में होता हूँ, तो सीधी धूप पड़ती रहती है पूरे शरीर पे और काम चलता रहता है। और एक और यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो 1.5 घंटे तक आपको साबुन से नहीं नहाना, नहीं तो आप ये फैट को आप धो देते हो साबुन से, और ये प्रोसेस रुक जाता है विटामिन डी प्रोडक्शन का। पानी से आप शावर ले सकते हो। और मिल्क मिथ, ये बहुत बड़ा मिथ है कि मिल्क को छोड़े बिना, मिल्क बीमारियों का घर है। मिल्क में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, मिल्क में स्टेरॉइड्स हैं जो आपके, मिल्क में हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन जो आपकी गाय को दिया जा रहा है, जिससे आपको पीसीओडी मिल रहा है, जिससे आपके हार्मोन बिगड़ रहे हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, नाम ही है ग्रोथ फैक्टर। तो इसको लेते हुए जो बछड़े के लिए बना है, बछड़े का वेट जल्दी बढ़ जाए, बछड़ा जल्दी बड़ा हो जाए गाय का, उसके लिए बना है, वो आप यूज़ करते रहोगे तो आपका वेट कैसे कम होगा? तो मिल्क प्रोडक्ट छोड़े बिना। और एक और मिथ है लोगों का कि मिल्क के बिना तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। फिर हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिल्क की, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन मिल्क की, सबसे ज़्यादा आर्थराइटिस पेशेंट भी इंडिया में। क्यों भाई? आपको लॉजिक समझ आया? और वो भी किस स्टेट में? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी, इनमें सबसे ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेटेड मिलेंगे आर्थराइटिस पेशेंट। कहाँ? हिमाचल में, मेघालय में, मणिपुर में, यहाँ क्यों नहीं है? तो मिल्क छोड़े बिना आप अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाते। बट हमारा एटीट्यूड, हमारे को डॉक्टरों को ये पढ़ाया नहीं गया, तभी हम लाइफस्टाइल चेंजेस पे किसी का ध्यान नहीं है, पिल्स और सर्जरी खा के कट रहे हैं, बस ज़िंदगी काटे जा रहे हैं। वैसे ये सिस्टम, इस बैच को हमने फोकस किया है डायबिटीज़, पीसीओडी और मोटापे के ऊपर, लेकिन ये बहुत सी बीमारियों में कारगर है सिस्टम, और हमारे पिछले बैचेस के रिजल्ट आपको दिखाएंगे भी। चाहे आप हार्ट डिजीज़ ले लीजिए, स्ट्रोक प्रिवेंशन ले लीजिए, कैंसर प्रिवेंशन ले लीजिए, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ भी छूटी हैं लोगों की, कोलेस्ट्रॉल को कम कर लीजिए, फैटी लिवर को कम कर लीजिए, इवन ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी डाइट का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। तो ये सब चीज़ें, ये सब आपके सामने लिस्ट है, इन सब बीमारियों में ये सिस्टम कारगर है, क्योंकि ये काम करता है इनकी जड़ पे, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा गया है। अब सबसे पहले डायबिटीज़ की बात करें, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मैंने बताया कि इस चाबी से ताला जब तक नहीं खुलेगा तब तक ये ग्लूकोज की चैनल नहीं खुलेगी और आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा रहेगा। ये मेरी माता जी का आपके सामने एग्जाम्पल है। इनका 8.6 तक पहुंच गया था HbA1c। मैंने कोई दवाई नहीं दी, क्योंकि दवाई शुरू करने से क्या होता है, कंप्लेसेंट हो जाते हैं लोग। इनकी एज 61 है, 62 हो गई अब। इनको कोई एक्सरसाइज भी नहीं करती हैं, सच बताऊं तो। इनके कुछ चेंजेस किए हमने, इनकी हमने शुगर और मिल्क बंद किया, वो भी पूरी तरह नहीं, 70-80% तक। अभी भी बीच बीच में कभी कभी शाम के वक्त या कोई घर आता है तो ये चाय पनीर वगैरह ले लेती हैं, बहुत कम। लेकिन इन्होंने एक ही सिस्टम फॉलो किया, 16 घंटे ये भूखी रहती है, पिछले 1.5 साल हो गए, कोई भी दिन ऐसा नहीं है, रेयरली कोई होगा। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग यूज़ करके सिर्फ, और शुगर और मिल्क को कट डाउन करके, इन्होंने अपनी डायबिटीज़ 6.2 आपके सामने, बट अब लेटेस्ट जो रिपोर्ट है अब 5.6 पे पहुंच गई है, और इसके साथ इन्होंने 12 किलो वजन भी कम कर लिया। ये 1-2 फ्लोर चढ़ते ही सांस फूलने लगता था, और अभी मेरे साथ ये 2022-23 में मेरे साथ ये एक हाई एल्टीट्यूड जंस्कार लद्दाख रोड ट्रिप पे गई हैं, सोचिए। ये वैसे ये केस है, ये इनके वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी निर्मल किशोर जी के आपके सामने अभी कुछ वीडियोस आपको आए होंगे, जो लोग हमारे व्हाट्सएप पे एडेड हैं। इनकी
जो HB1AC है 11 पहुंच गई थी, सोचिए। तो 11 यानी कि एवरेज ब्लड शुगर 400 के आसपास। और ये इन्होंने सिर्फ 40 दिन के अंदर अंदर, आप देखेंगे ये रिपोर्ट है, और अब तो 5.6 पे है। 40 दिन के अंदर अंदर 6.1 पे आ गई। और अब तो इनकी दवाई भी छूट गई, ना ये होम्योपैथी दवाई ले रहे हैं ना एलोपैथी ले रहे हैं। और 5.5 5.6 पे इनको, क्योंकि हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में ये नहीं चाहते कि आप लोग डिपेंडेंट हो जाए हम पे। हम आपको इन 12 हफ्तों की जर्नी में सिखाते हैं कि आपको आगे क्या फॉलो करना है खुद के लिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, जिसको आप आगे भी फॉलो करके इंडिपेंडेंटली रिवर्सल पे रह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि, और वैसे भी हम 1 साल तक पैसिव सपोर्ट तो देते ही हैं। कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो डॉक्टर गरिमा और मैं आपको सपोर्ट करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। ऐसे ये एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है हमारे साथ, ये तो इकोनॉमिकली भी पे करने लायक नहीं है। इनको मैंने सिर्फ अपने क्लिनिक पे ही समझा दिया था कि आपको क्या क्या करना है, और इन्होंने वो फॉलो किया। और देखिए, लोग कहते हैं ये अमीरों की बीमारी, ये गरीब जनता में, लेबर क्लास में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो 14 तक यानी 500 तक इनकी शुगर थी, और ये आपके टेस्ट 2 महीने भी नहीं हुए अभी, और ये 9 पे आ गई, और ये अभी आगे जाके 1 डेढ़ महीने में ये 6 पे आ जाएगी। जो मैं कह रहा हूँ ना, कॉम्प्लिकेशन, आप डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और मोटापे को आम माने हो, उसमें गलती यही है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो ये बीज, जो बांस का जो हम बोले ना, बैम्बू का बीज जो नीचे नीचे जड़े कर रहा है, क्या होता है इसका आपको पता नहीं चलता। माइक्रो और माइक्रोवेस्कुलर डैमेज करता है, उससे आइज में आपको कैटरैक्ट और रेटिनोपैथी होती है। नेफ्रोपैथी बहुत कॉमन है, जैसे डायबिटिक पेशेंट लॉन्ग टर्म में आप देखोगे डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं। ऐसी न्यूरोपैथी, पैर में झंझनाहट, गद्दा रहना, इधर उधर दर्दे होना। मैक्रोवेस्कुलर स्ट्रोक सबको पता है डायबिटीज़ में ज़्यादा होता है, हाइपरटेंशन में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी आर्टरीज को ही ख़त्म कर रही है, और आर्टरीज ही तो आपके ऑर्गन्स को फीड कर रही हैं हर जगह। तो आर्टरीज में बीमारी तो ऑर्गन्स में बीमारी। तो धीरे धीरे आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपका स्ट्रोक, आपकी एक्सट्रीमिटीज़, आपकी आंखें और पूरी बॉडी पे डायबिटीज़ का दीमक की तरह इफेक्ट होता है। और ये हमारे प्रीवियस रिजल्ट कैसे, ओबेसिटी, कई कई लोगों ने तो 25 से 30 किलो तक वजन कम किया। ये सुनीता जी हैं, इनका फैटी लीवर ड्रास्टिक लेवल पे था, मीन्स ये सिरोसिस की कगार पे थे, और अब ये बिल्कुल ठीक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हैं। जनरली ये कुछ एग्जांपल्स है। डॉक्टर गरिमा की बेटी हैं यहाँ पे, पीसीओडी था उनको भी, अभी का नाम है उनका। और अभी ये कुछ हमारे प्रीवियस बिफोर आफ्टर आप रिजल्ट देख सकते हैं। इनके खुद के डॉक्टर अचंभित थे कि एम्स के केसेस हैं कि कैसे दवाई आपकी छूट रही। माई सेल्फ ऑल्सो शुरू में जब क्लिनिक इस्टेब्लिश कर रहे थे, मैं एक भी वीकेंड ऑफ नहीं लेता था। अब तो मैं 2 वीकेंड लेता हूँ। तो बिना ऑफ के काम करते 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 मेरा भी शरीर इसी तरह से हो गया था। देन फीमेल डिसऑर्डर्स, लोगों को लगता है फीमेल डिसऑर्डर्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं। जो भी मैं जीनोएस्ट्रोजन की बात पहले की, उसको अब हम डिटेल में समझेंगे। जीनोएस्ट्रोजन हमारी बॉडी फैट में है, ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई है, इसीलिए फाइब्रॉइड्स। अब जीनोएस्ट्रोजन की सोर्सेज समझ लें। सबसे पहले डेयरी और एनिमल प्रोडक्ट, सबसे बिगेस्ट, मैं पहले बिगेस्ट सोर्सेज की बात करूंगा। सेकंड कॉस्मेटिक, उसमें भी स्पेशली हेयर कलर। फीमेल सबसे ज़्यादा बीमार है, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, यूट्राइन कैंसर कॉमन है, एंडोमेट्रियल कॉमन है, हिस्टेरेक्टमी करनी है, फाइब्रोइड्स है, पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है। लेकिन हम फीमेल्स ही सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक्स और हेयर कलर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जैसे एग्रीकल्चरल केमिकल्स मैंने बताए थे, फिर आता है माइक्रोवेव, जो भी आजकल हर घर में हो गया, बहुत इजी। देन प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक कंटेनर, जो आज की डेट में हर पैक्ड फूड में, कहीं से भी किसी भी रेस्टोरेंट पे आप किसी भी फूड डिलीवरी साइट से मंगा लो, वो पैकेज खाना, गर्म खाना प्लास्टिक में ही स्टोर होके आएगा। देन कुछ टॉयज़ वगैरह तो माइनर है, लेकिन मेजर सोर्सेज ही हैं। और लोग बोलते हैं मैं तो हेयर कलर सर पे लगा रही हूँ, तो मेरे को इसके बारे में बहुत सी स्टडी हो चुकी है। इस पर हम हेयर कलर पे तो पूरा डिटेल्ड वेबिनार हमने 2 हफ्ते पहले किया था, का हमारे यूट्यूब चैनल पे लिंक भी है। अब कुछ कॉमन एग्जांपल बताता हूँ, जैसे रोज़ की रोज़ आप जीनोएस्ट्रोजन अपने बच्चों को और उसमें दे रहे हैं। इस स्लाइड में देखिए, जितने भी इमल्सीफायर्स या फूड एडिटिव्स या कलर्स या प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो सब भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये रही आपकी आज की डेट में। आप अपने घर पे अभी दिखा दीजिएगा अपने बच्चों को, उनको अगर आप अच्छे से समझाएंगे ना तो वो भी समझेंगे। बोलते हैं लोग बच्चे समझते नहीं। केचप में 30% से ज़्यादा जो है टोमेटो नहीं है किसी भी कंपनी में। उसके बाद उसमें सिर्फ ये रेगुलेटर, जो ये रेगुलेटर नंबर के साथ, ये सब जीनोएस्ट्रोजन है, प्रिजर्वेटिव। लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव नहीं है, खुद ही लिखा है प्रिजर्वेटिव एक तरफ, और खुद बोलते हैं झूठ। फिर तन की शक्ति मन की शक्ति। अब ये देख लीजिए, बच्चों को सोचते हैं इसके बिना हाइट ही नहीं बढ़ेगी। हमारे दोनों बच्चे चने का सत्तू पीते हैं, ये है ही नहीं हमारे घरों में, तो अब देख लो इसको।
मेरी छोटी बेटी अभी पैदा हुई थी, 1.5 साल की है, तो उसको उसके पेडियाट्रिशियन ने पैदा होते ही बोला भाई इनको तो आपको वो फार्मूला मिल्क स्टार्ट करना है। अब मैं उसमें लड़ लिया उनसे, मैं खुद डॉक्टर हूँ, बच्चा है स्टक कर रहा है, यूँ ढूंढ रहा है, और आप उसको फार्मूला मिल्क कह रहे हो। पहले बच्चे को उन्होंने लेबर रूम में ही एक फार्मूला मिल्क दे दिया था, उसको 6 दिन लग गए हमें फीड कराने की कोशिश करते हुए, तब मेहनत से 6 डे जाके उसने निपल सक करना सीखा। तो ये हम अपने बच्चों को क्या देने हैं, पढ़ लीजिए। फ्लेवरिंग एजेंट्स, आर्टिफिशियल वनीला, ये सब सॉल्ट, मैंने बोला ये नंबर, मिनरल सॉल्ट्स, ये एमल्सीफायर, ये सब जीनो एस्ट्रोजन है और कुछ नहीं। चोकोज सबके हाथ में दिखता है आज की डेट में बच्चों को। ये आपकी सो कॉल्ड जूसेस, रियल जूस पढ़ लीजिए, 1.5% सिर्फ जूस है कॉन्सेंट्रेट, वो भी उसको अगर घोलते भी है तो 12% बनता है। इधर भी 1.5-2% और 12% बनता है, कंस्टिट्यूट 10% बनता है। बाकी क्या है, फिलर्स, शुगर। ये देखिए अभी लास्ट वीक जो हमने वेबिनार किया था, मेरे पास अभी एक लस्सी की बोतल है, आप देखिएगा मदर डेयरी से खरीद के, रबड़ी लस्सी, उसको 180 ml की बोतल है, देखिएगा उसके पीछे पड़ के, हर 100 ml में 19 ग्राम्स ऑफ शुगर, यानी कि 4 चम्मच चीनी 100 ml में। अब 180 ml की बोतल है, इतनी सी 20 रुपये में मिलती है, कोई भी बच्चा पीता है, ट्यूशन व्यूशन जाते, तो अब देखो उसको, अब उसमें 180 ml में 7 से 8 चम्मच चीनी। अब फिर बोल रहे हैं हमारे बच्चे मोटे क्यों हो रहे हैं। अब घर में बनाओगे लस्सी, कितने चम्मच डालोगे, 1 या 2? अब समझ सकते हो आप। ऐसे ही है आपके रियल के जूस, नाम रियल है, 12% जूस है सिर्फ, फ्रूटी में 18% मैंगो पल, बाकी सब यही जीनो एस्ट्रोजन। न्यूटेला कहते तो है हम इसको पीनट बटर, अब पीनट तो इसमें है ही नहीं, 55% तो शुगर ही है, और बाकी वही सब। फिर देख लो ये मेयोनीज आपकी, ये सब आज की डेट में डेली, और शेल्फ की शेल्फ भरी है, आप किसी भी रिटेल चेन में चले जाओ, बच्चे ऐसे ही रोज खा रहे हैं आपके ब्रेड स्प्रेड्स की तरह। पहले तो ब्रेड में मैदा, उसके बाद ये जीनो एस्ट्रोजन, तो रोज कैंसर फीड कर रहे हैं हम। उसके बाद आप देख लीजिए 10 किलोमीटर का मतलब होता है, जब मैं मेरा नाइकी रन प्लस दिखाता है ना, जब मैं 15 किलोमीटर रनिंग करता हूँ तब जाके इतनी कैलोरीज बर्न होती है। अब समझ लो कहाँ से ओबेसिटी और बीमारियाँ आ रही है। ये जीनो एस्ट्रोजन के अलावा बता रहा हूँ, जो गंदा फैट और वो सब इन्होंने यूज़ किया वो अलग। आइसक्रीम आपका फेवरेट फूड, इसके बारे में मैं हर स्लाइड में बोलता हूँ। बास्किन रॉबिन्स जो मालिक, कितनी बड़ी कंपनी चेन के, इन सब ने ये वीगन हो गए हैं, फूड रेवोल्यूशन पे किताबें लिखते हैं, आइलैंड अपना ले लिया है, खुद की खेती खुद करते हैं। इन्होंने अपनी कंपनी के सारे शेयर बेच दिए। आप इनकी हिस्ट्री पढ़िएगा, इसमें जो ये 2 अलग अलग जनरेशन हैं, जॉन एंड ओशन रॉबिन्स, इनके बीच में एक जनरेशन और थी जो इनके फादर हैं ओशन रॉबिन्स के, उनकी डेथ बहुत बुरी बीमारियों से हुई। ये एक टाइम पे कहते थे मेरे फ्रीज़र में 25 अलग अलग टाइप के आइसक्रीम हमेशा होती थी, और आप देख लीजिए आइसक्रीम को छूते भी नहीं है। सारी दुनिया को आदत लगाई, क्यों? आइसक्रीम के केमिकल्स आप देखेंगे, शुगर देखेंगे, सारे इमल्सिफायर, वेनिलिन, सब केमिकली प्रोड्यूस्ड हैं, ये सब जीनो एस्ट्रोजन कैटेगरी में। और फीमेल डिसीडीज़ की बात समझ ली क्यों आ रहा है, और कैसे हम डाइट और फिर कुछ दवाइयाँ यूज़ करके, ये कुछ हमारे सक्सेसफुल केसेस हैं। इनकी ऑलमोस्ट 4 बार एबॉर्शन और फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अब ये नेचुरल बर्थ देके अब ये जो है इनफर्टिलिटी को क्योर कर चुके हैं। ये कुछ और केसेस हैं पीसीओडी को, इनफर्टिलिटी को क्योर, 3-4 केसेस हैं हमारे इनफर्टिलिटी के केसेस क्लिनिक पे, बाय गॉड्स ग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। सिमिलरली ये मेरी सिस्टर हैं, कज़न, उनका केस है एंडोमेट्रियोसिस। अब इसके बारे में कहते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होता है, एंडोमेट्रियोसिस, एडोनियोमायोसिस कभी ठीक नहीं होता। इनको सिर्फ 2 महीने इन्होंने डाइट की और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ली। कितनी बड़ी सिस्ट थी आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर की सिस्ट है लेफ्ट ओवरी में, सिंपल सिस्ट, और एडिनोमायोसिस है, और यूट्रस का साइज 7 सेंटीमीटर पहुंच गया। और अब यहाँ पे कोई भी एंडोमेट्रियल सिस्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है, एंडोमेट्रियल थिकनेस 9 mm पे आ गई, ओवेरियन सिस्ट भी गायब हो गई, सिर्फ जीनो एस्ट्रोजन ऑफ ले लिया हमने, इनको वीगन डाइट बोल दी। बीपी, अब लोग बोलते हैं नमक, कॉफ़ी, इनसे बीपी होता है, झूठ है बहुत बड़ा। असली बीपी का कारण है आपकी आर्टरीज का हार्ड होना, जो एज के साथ नॉर्मली होती है, लेकिन उसको भी आप स्लो डाउन करते हो, ये प्री मैच्योर होने लग गई है, क्योंकि हमारी एजिंग भी तो फास्ट कर ली हमने ये सब गंद खा के। जब एक्सरसाइज करते हो, जब आप बीट रूट लेते हो, जब अदरक लेते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड वाले तत्व लेते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइज करते हो, इसके बारे में वीडियोस हैं हमारे उस पर यूट्यूब चैनल पे, बट ये सब हम सिखाएंगे आपको इस सिस्टम में। तो ये आर्टरीज नरम रहती है, आर्टरीज खुल जाती है, तभी बीपी की दवाइयाँ छूट पाती है। ये रिजल्ट क्या था। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिस पे कोई भी काम नहीं करता किसी सिस्टम में, ब्रीदिंग, तभी प्राणायाम की ये सक्सेस का फ़ायदा है। तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे बहुत सेशंस लेते हैं, कुंभक
जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ और लोगों को भी सिखाता हूँ इस फील्ड, इस पूरे उसमें। तो उससे आपकी बीपी नेचुरली कम होता है और दवाइयाँ छूटती है और स्ट्रोक प्रिवेंट होता है, क्योंकि आर्टरीज खुल गई तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक प्रिवेंट होगा और ठीक भी होगा। या कुछ केसेस दिखा रहा हूँ जो स्ट्रोक के ठीक हुए हैं। सुनीता मित्तल जी शायद आज वेबिनार पे भी हैं अभी। तो ये जो है हमारे, ये मेरे मामा जी, इनका हार्ट जो है ड्यू टू डायबिटीज़ 40% पंप कर रहा था, 47, 48, 50 पे पहुंच गया है। अगेन सतीश जी, ये आज 15 किलोमीटर साइकिलिंग करने लग गए हैं रोज़। इनका भी 30% पे रह गया था इजेक्शन फ्रैक्शन, जो 40 से ऊपर हो गया है। ये एक केस है पूनम प्रकाश जी का। ये मैं बहुत सारे केसेस, वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी हैं। इनका जो थैलियम स्कैन है, जो सीटी एंजियोग्राफी, ये बोलती है कि इनकी 99% ब्लॉकेज है और इनको डॉक्टर ने इमीडिएट ओपन बाईपास के लिए बोल दिया था आज से 2 साल 2.5 साल पहले। आर्थराइटिस इनको सिवियर था, चल फिर ये पाते नहीं थे। तो ये सिस्टम जब अपनाया इन्होंने, ये कैल्शियम स्कोर 400 होता है तो 90% ब्लॉकेज होती है, इनका 2400 पे था। अब इनका ख़त्म होके आगे दिखाता हूँ मैं। पहले तो कम हुआ कुछ महीने में ही, देखिए अप्रैल से जुलाई तक 3 महीने में ये स्कोर 400 तक कम हो गया। और उसके बाद इनकी, अब हमने जब कराया तो 70% ब्लॉकेज रहेगी जो अबव 90 थी। और अब ये आज की डेट में 7-8 किलोमीटर सैर करते हैं, स्क्वाट्स करते हैं, 12 किलो इनका वजन कम हो गया। आर्थराइटिस भी इन्होंने रिवर्स कर लिया और एज इनकी है 70 ईयर्स। सेम सिस्टम फॉलो कर, ये वीडियो टेस्टिमोनियल में। कैंसर के बारे में लगता है डाइट का कोई रोल नहीं है कैंसर में। ये देखिए ये केसेस, ये इन्होंने सर्जरी कराई थी, इनकी काफ़ी बड़ा हिस्सा आंत का निकाल दिया गया था, बट ये कीमो नहीं ले पाए और डॉक्टर ने बोला था अगर कीमो नहीं लोगे, पहली कीमो के बाद ही इनको प्रॉब्लम आ गई बहुत सीरियस, प्लेटलेट्स गिर गई और भी इधर। तो इन्होंने साहब बोल दिया मैं मरने को तैयार हूँ लेकिन कीमो नहीं लूँगा। और ये 10 साल से पैरालिटिक थे, 20 साल से डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन भी इनको साथ था। अब यही सिस्टम फॉलो करते हुए आज इनको हमारे साथ 4 साल हो गए, हर साल इनका एमआरआई होता है, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है बिना कीमो के। ये प्री मेलिग्नेंट एक अल्सर है, पेट स्कैन में ये एसयूवी रेंजेस 6-7 में पहुंच गया था, यानी कि ऑलमोस्ट। और ये 3 महीने से ठीक नहीं हो रहा था, सिर्फ 15 दिन में दवाई और सिस्टम फॉलो करते देखिए अब हील होना शुरू हो गया। अब ये 1-1.5 महीने में गायब हो गया। सिमिलरली ऑटो इम्यून डिजीज, एल्जाइमर एंड न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर यानी पार्किंसोनिज्म, एएनए जो सब ऑटो इम्यून डिजीज में बढ़ता है, ये भी नेगेटिव आ जाता है। सीआरपी का लेवल देखिए, ये भी कम हो जाए, जो हर ऑटो इम्यून डिजीज में बढ़ के आपको सिम्टम्स देता है। फैटी लीवर, ये भी लोगों को लगता है सिर्फ एल्कोहलिक्स में होता है, ये बड़ा मिथ है। आज की डेट में फैटी लीवर पॉपुलेशन में बनिया कम्युनिटी की 60-70% पॉपुलेशन, यानी 10 में से 7 फीमेल्स फ्रॉम बनिया कम्युनिटी फैटी लीवर से 60 से 65 साल की उम्र में मृत हो रही हैं बिकॉज ऑफ सिरोसिस। ये बहुत सीरियस एक स्टैटिस्टिक्स है जो आप देखते नहीं हो। मैं इसमें कोई कम्युनिटी वाइज कुछ ऑफेंस नहीं दे रहा हूँ, बट बिकॉज दे आर सो फॉन्ड ऑफ स्वीट्स और काम कम हो गया है तो ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये फैटी लिवर रिवर्सल आप देखेंगे, ये आपके सामने है। और ये निर्मल किशोर जी जो डायबिटिक थे, इनका ये कोलेट्रल बेनिफिट मैं बोल रहा हूँ इसका, इसके लिए तो ये आए भी नहीं थे हमारे पास। कैसे लिवर के सारे इंजाइम्स भी विद इन 40 डेज, देखिए आप, ये जून 13 है, ये जुलाई 23 है। और कोलेस्ट्रॉल भी, ये देखिए कोलेस्ट्रॉल से स्टोन बनते हैं, गॉल स्टोन। लोग कहते हैं गॉल स्टोन भी इरिवर्सिबल है, मैं भी गॉल स्टोन केसेस नहीं लेता था 2 साल पहले तक, बट कुछ केसेस जिन्होंने अच्छे से ये सिस्टमेटिकली फॉलो किया उनके गॉल स्टोन तक घुल गए हैं। ऑफकोर्स इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती, बट ट्राई तो किया जा सकता है अगर ये सिस्टम फॉलो किया जाए, बिकॉज सोर्स ऑफ गॉल स्टोन इज कोलेस्ट्रॉल जनरेटेड बाई योर लिवर। सिमिलरली ये लिवर के एंजाइम आप देखिए, कोलेस्ट्रॉल कितनी जल्दी 40 दिन में, यही निर्मल किशोर जी का ही केस है। तो बेसिकली 3 विन आपको रोज़ रोज़ लेनी है, सिर्फ 3 विन। क्या होती है? मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल 30 मिनट की एक्सरसाइज, मेंटल पर्पस ऑफ लाइफ, कुछ नया रोज़ सीखना, कुछ पढ़ना, कुछ सीखना, एंड स्पिरिचुअल थोड़ी मेडिटेशन, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और थोड़ा वेदांतों के बारे में पढ़ना जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज। अगर आप ये 3 छोटी विन्स रोज़ कर लें, और ये तीनों पे ही हमारा फोकस होता है इस पर, तो आप बीमारियों से बहुत सालों तक बच जाएंगे और अपनी बीमारी को रिवर्स कर। तो हम इस गुलामी वाली फेज़ से इस फेज़ में आना चाहते हैं, तो इस फेज़ ऑफ रिवर्सल में, और अपनी दवाइयों को आप भी डस्टबिन में फेंक सकते हो अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस पे फोकस करते हो। तो डाइट के बारे में बताऊंगा, डॉक्टर गरिमा क्वेरी सेशन में इस पर डिटेल आपको बताएंगी, बट बेसिक बातें बता देते हैं। एक तो हम एनिमल प्रोटीन बंद कर देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट बंद कर देते हैं, मोस्टली प्लांट बेस्ड रॉ फूड, कम से कम 1 मील रॉ करते हैं। हर्ब्स और रूट्स यूज़ करते हैं, नेट्रोसिटिकल सप्लीमेंट्स नहीं कि भाई हम ये
आजकल बड़ी कंपनीज है, नाम नहीं लूँगा, ये घोल के वो फटाफट वेट तो कम करा देती है, बट कोई उसमें ये नहीं देखता कि उसमें क्रोमियम नाम का या शुगर फ्री नाम से एस्पार्टेम नाम के तत्व हैं जो कार्सिनोजन है नोन, यानी आज कैंसर नहीं देंगे, 5 साल 7 साल बाद कैंसर देंगे, और तब ये कंपनी बोलेंगे आपने तो इतने साल पहले यूज़ किया था। तो हम कोई ऐसा एडिटिव नहीं यूज़ करते एक्सेप्ट फ्यू केसेस जहाँ बहुत ज़्यादा डायलिसिस हो रहा है तो प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत है तब, अदरवाइज़ नहीं। गट माइक्रोबायोम कोई ध्यान नहीं देता आप गट के बारे में। हम इस पे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, स्प्राउटिंग, इसके बारे में कई वीडियोस, अभी रिसेंटली भी हमने एक 6 मिनट का वीडियो, बहुत सारी रेसिपीज़। गट माइक्रोबायोम से ही सभी बीमारियां का जनक है। आपका माइक्रोबायोम खराब तो आपको बीमारियां लगेंगी। आपने देखा होगा कई लोग हैं बहुत कुछ खाते हैं, रोज़ गंद कबाड़ खा रहे हैं फिर भी मोटे नहीं होते, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा खाते हैं और मोटे हो जाते हैं। कई लोग हैं सेम फैमिली के, सेम दुकान से गोलगप्पे खाए कुछ नहीं हुआ, और एक को दस्त लग गए, एक को टाइफाइड हो गया। ऐसा क्यों, सोचा है कभी? इसमें रोल है इम्यूनिटी का, और इम्यूनिटी 90% आपके गट माइक्रोबायोम बनाते हैं। अगर आपके गट में अच्छे बैक्टीरिया है पहले से ही, तो टाइफाइड बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया को बाहर फेंक देगा। और इसमें एक बात बता देता हूँ, मैं दिल्ली में रहते हुए मेरे घर में आज भी आरओ या कोई भी प्यूरीफायर नहीं यूज़ होता। हाँ, बरसात के टाइम थोड़ा बहुत हम पानी उबाल ज़रूर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है दिल्ली जल बोर्ड का पानी कैसा आ रहा है। तो अदरवाइज़ हमें और मेरे बच्चों, क्योंकि हम एक्सपोज करते रहते हैं अपनी बॉडी को, तो इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और मेरे दोनों बच्चे अनवैक्सीनेटेड है, तो वैक्सीन भी कहीं ना कहीं जाके हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ख़राब करती है। तो लाइव फर्मेंटेड फूड और प्रोबायोटिक यानी फाइबर और प्रीबायोटिक्स आपको रेसिपीज़ देंगे। शुगर, सॉल्ट, वीट तीनों हम कम करने की कोशिश करते हैं। इसके बहुत ही टेस्टी रिप्लेसमेंट्स आपको दिए जाते हैं। पैकेज प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि जीनो एस्ट्रोजन इसमें भरे पड़े हैं, तो हम नहीं देते, और शुगर का इनमें खजाना है। माइंडफुल ईटिंग को रिसर्चेस बताती है, जो खाना लोग धीरे खाते हैं, पूरा माइंडफुली बिना टीवी को देख के खाते हैं, चबा के खाते हैं, उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कम होता है। अनगिनत रिसर्च पेपर इस पे। हम खाना कैसे खाते हैं, हमारे बच्चे उधर टीवी चल रहा है, भाग 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 भाग। मोमोज खाते देखो अपने बच्चों को कभी, शाम को मुंह जलते जलते अंदर जा रहे हैं। पिज़्ज़ा ऐसे जा रहे हैं जैसे पूछ रहे। इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं हर 15 दिन में 24 से 36 घंटे कंप्लीट फास्ट पे होता हूँ। मेरी मदर ने कैसे 16 घंटे का फास्टिंग, जो कोई बहुत मुश्किल नहीं, 8-9 घंटे तो सोने में निकल जाते हैं। वाटर इनटेक, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट रूट टेस्ट, कॉन्स्टिपेशन से सभी में, तो ये फाइबर प्रोबायोटिक गट को मजबूत करोगे तो इन बीमारियों से, टॉक्सिन्स बॉडी में, यानी एक नेचुरल अनीमा आप दे सकते हो, कि अनीमिया की ज़रूरत नहीं है। बॉडी का इतना सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है कि आपकी गट को खुद साफ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू अलाउ दैट फूड टू एंटर योर। और आपकी बॉडी के जितने नए सेल्स हैं जो आप आज खा रहे हो उससे बनते हैं, और 40 दिन में पूरी बॉडी के सभी सेल्स रिन्यू हो जाते हैं। तो ये तो 3 महीने का सिस्टम है। सिमिलरली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बारे में बहुत बड़े मिथ है। लोग बोलते हैं बस वॉक करे आओ हो गया काम। सब वॉक करते रहते हैं, हाथी की चाल पे धीरे धीरे चलते हैं, उनको लगता है इसी से उनकी बीमारी रिवर्स होगी। देखिए किसी की कोलेस्ट्रॉल, शुगर की दवाइयाँ बंद होते, आपने किसी का मोटापा कम होते देखा है सिंपल वॉक करने। प्रॉब्लम यही है कि आपको सारी बीमारियों का, उसकी बीमारी के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आपको सारी एक्सरसाइज के टाइप ही नहीं पता। और हम इन सब पे एक अलग से हर महीने इन पे एक सेशन करके क्लास देते हैं, सारे टाइप के आपको सिखाते हैं, और फिर आपकी बीमारी के हिसाब से आपको एक कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया, जब तक वो लेबर यानी इंसुलिन रिसेप्टर आप बढ़ाओगे नहीं, आपका तैयार माल बिकेगा नहीं। तैयार माल बिका कैसे? जिम करके। तो शुगर पेशेंट को वॉक करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, साइकिलिंग, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करे तो फ़ायदा है। ऐसे ही स्ट्रोक, हार्ट अटैक, आर्टरीज खोलनी है, अगर आपको आर्टरीज को यंग रखना है, बीपी को कम करना है, तो आपको एंटी ग्रेविटी नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइज ऐड करनी पड़ेगी। सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा कि भाई मैं बीट रूट बहुत खा लूँ या अदरक खा लूँ, नाइट्रिक ऑक्साइड के तत्व खा लूँ। ऐसे ही थायराइड पेशेंट को, थायराइड होता है जब आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है। आपने देखा वो धीरे धीरे लोगों को ओबेसिटी बढ़ती है, तो थायराइड की दवाई बढ़ानी पड़ती है। या थायराइड जिनको नहीं है वो बॉर्डर से बाहर टीएसएच जाने लगता है। जैसे ही उनका मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, 10 से 15% वो वेट कम करते हैं, वो थायराइड वापस बिना दवाइयों के आ जाता है। तो आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाली यानी रैपिड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज करनी है, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग। प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे कोई ध्यान नहीं देता। क्यों? प्राणायाम से और स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हम इसको यूज़ करते हैं ब्रीदिंग। और भी, सिर्फ प्राणायाम नहीं, और भी डेली डे टू डे करने वाली, जो आप भरे पेट भी कर सकते हो। रोज़ सुबह उठ के ब्रेथ वर्क करोगे तो आपको सिंपल टेक्निक, सबको नहीं, बच्चों को जैसे आप प्राणायाम नहीं भी सिखा पाते तो भी हमारे पास टेक्निक्स है, मेडिटेशन टेक्निक्स। फिर वेदांत, जैसे मंडू के
उपनिषद है और उनके बारे में, वेदांत के बारे में, भगवत गीता को साइंटिफिकली यूज़ करके आपको रियलाइज़ कराते हैं कि कैसे हम गलतियाँ कर रहे हैं हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे जैसे हमने बताया, स्ट्रेस, एस फॉर स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, एस फॉर स्टेरॉइड। जो जो साइड इफेक्ट आपको स्टेरॉइड देती है वो साइड इफेक्ट स्ट्रेस देती है। वेट बढ़ाता है, बॉडी में पानी भरता है, शुगर अचानक से, आपने देखा होगा ना, टेंशन आई, शुगर 400 पार, दवाई लेते हुए भी, इंसुलिन लेते हुए भी। बीपी बढ़ाता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, बॉडी में पानी भरता है, किडनी प्रॉब्लम देता है, डाइजेशन खराब करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, मतलब अनगिनत काम है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या करती है, आप जब कॉन्शियसली ब्रीथ करते हो स्लो एंड डीप, कुंभक थेरेपी यूज़ करते हो, तो ये वेगस नर्व को सिग्नल देते हो आर्टिफिशियल लंग्स के रिसेप्टर के थ्रू कि भाई कोई स्ट्रेस नहीं है। ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है जो इमोशन सेंटर है, वो फिर इस वेगस नर्व के थ्रू वापस सिग्नल भेजता है, भाई कोई स्ट्रेस नहीं है, सब ठीक करो, हार्ट रेट स्लो करो, ब्रीदिंग रेट स्लो करो, बीपी डाउन करो, शुगर नीचे करो, डाइजेशन इंप्रूव करो, सेक्रीशंस बढ़ाओ, मुंह सूखने मत दो, मतलब सारे पॉजिटिव है। ये पैरासिम्पैथेटिक। और जब आप स्ट्रेस में होते हो तो सिंपैथेटिक, फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बढ़ता है। यही सक्सेस है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, इसीलिए हम इतना ज़्यादा तवज्जो और इम्पोर्टेंस देते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ये 5 प्रोटोकॉल समराइज है: डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड एनवायरनमेंट। मेडिसिन इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस, बट वी कैन ऐड मेडिसिन इन केसेस वेयर रिक्वायर्ड। सक्सेस क्यों है, इतने सारे रिजल्ट आपके सामने क्यों है, क्योंकि इसका 3 बेसिक पिलर हैं। एजुकेशन, सही एजुकेशन, ये जो मिथ है ये नहीं सामने आए, पहले तो एजुकेशन गलत की जाए। दूध से कोई ताकत नहीं आती, दूध से आर्थराइटिस नहीं ठीक होता, एग्जाम्पल। तो पहले तो मिथ बस्ट किया जाए, एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। फास्टिंग कहते हैं डायबिटीज में, वो फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अब मैं बैठा हूँ फास्टिंग 36, फास्टिंग से कमजोरी आती है, क्या कमजोरी, कुछ नहीं आता, तरीका होता है उसको करने का। फास्टिंग तोड़नी कैसे है, वो भी तरीका होता है। अब नवरात्रे आ रहे हैं, देखिएगा कैसे आपके भर जाएंगे बाजार, अभी लड्डू और पता नहीं सील के और क्या क्या। फास्टिंग हो रही है कि फिस्टिंग हो रही है? हल्दीराम्स और इनकी नई नई थालियाँ आ रही हैं, नवरात्रा थाली। तो अब क्या कर रहे हो उसमें, क्यों उसका फ़ायदा नहीं उठाते? ये वेदों ने, या हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, या मुसलमानों ने भी, मुस्लिम धर्म में भी जो रोज़ा रमज़ान में होता है, या क्रिश्चियनिटी में भी जो ईस्टर से पहले लॉन्ग फास्टिंग वगैरह करते हैं, या सभी धर्मों में, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में फास्टिंग क्यों बताई गई है? ताकि साल में 2 बार आपकी बॉडी पूरे लंबे फास्ट करके डिटॉक्स कर ले, आपके लिवर में जो ज़बरदस्ती चर्बी भरी थी हटा दे। इसीलिए ये हमें वेदों का ज्ञान भी इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है। तो सपोर्ट, जो डाइट प्लान आपकी इंडिविजुअल सपोर्ट देंगे, जो एक्सरसाइज हम आपको खुद सिखाएंगे पर्सनली करके, जो हम लाइव सेशन में उनमें गलतियां करेक्ट करेंगे, जो पोस्चर में आप कर रहे हो, स्क्वाट में लोग करते हैं, वो हम आपको लाइव सिखाएंगे, उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। और मोटिवेशन, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग डाइट और एक्सरसाइज चैलेंजेस देते हैं जो हर हफ्ते पूरे करने होते हैं। तो जब आप देखें इतनी कलेक्टिव एनर्जी एक साथ काम करती है सबकी, सब अपने स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि भाई मैं तो आज 4 किलोमीटर चला, मैं तो 15 किलोमीटर चला, मैं 10 किलोमीटर चला, मैं तो ये चैलेंज पूरा किया। तो कैसे आपके डाइट प्रॉब्लम रिवर्स हो नहीं सकती? कैसे आप ये कह सकते हो मुझे आलस आ रहा है, मैं सुबह नहीं उठ पा रहा, जब उठते ही आपको स्क्रीनशॉट दिखेंगे 7-8 बजे? तो ये फेज वाइज रिवर्सल है, इसीलिए हमने 3 मंथ का प्लान बनाया है, क्योंकि सडनली कुछ पॉसिबल नहीं है, आपको एक जर्नी के थ्रू जाना पड़ेगा। ये FAQs हैं जो हम आपको बाद में, मैं और डॉक्टर गरिमा अभी सेशन लेंगे जिसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं। बेसिकली बात है कि दवाइयाँ कोई ले रहा है, कोई फिजिकल एबिलिटी नहीं है, ये सब हम करिकुलम में कवर करते हैं। कैसे माइक्रोबायोम को रीसेट करना है, कैसे सांस लेना है, कैसे एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, कैसे माइंडफुली हमें अपने अपने ही इमोशंस को कंट्रोल करना है, डाइट को कैसे ठीक करना है, स्प्राउटिंग और फर्मेंटेशन का सही तरीका क्या है, कैसे हम पानी में एक्सपोज ना करें, एनारोबिक फर्मेंटेशन का यूज़ करें, कैसे गलतियों को सुधारें। योगा आसनास डॉक्टर गरिमा लाइव सेशन लेती है, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशंस बीच में करते रहते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट साल भर चलता रहता है एक्टिवली, 3 महीने, उसके बाद पैसिवली भी। और ये करिकुलम्स हैं 12 जो, और इसमें चेंजेस कुछ और हम इम्प्रूवमेंट टाइम एंड अगेन करते रहते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को एक्सपीरियंस है, 7 बैचेस हो चुके हैं, 6 और 7वां है। 15 साल से मैं मेडिसिन और एक्टिव स्पोर्ट्स में हूँ, हर टाइप की एक्सरसाइज की साइंटिफिक और मेडिकल नॉलेज मुझे है, हमारी टीम को भी है। ये सब चीज़ें सपोर्ट और यूज़ करके, और वॉक द टाइक, मतलब ये नहीं कि आपको हमने एक चैलेंज दे दिया भाई 15 किलोमीटर आपको चलना है और हम खुद बिस्तर पे सो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर गरिमा, मैं और हमारी पूरी टीम वो पहले करेगी कवर, उसके बाद ही आपको एक्सपेक्टेशन होगी कि आप भी वो चैलेंज पूरा करो। तो ये सेलिएंट फीचर्स हैं।
फी स्ट्रक्चर आफ्टर 30th अक्टूबर विल बी 7,000 पर मंथ। अभी हमारा अर्ली बर्ड ऑफर है, अगर आप 30 अक्टूबर से पहले कंफर्म कर दे तो इवन आपकी टेस्ट रिपोर्ट वगैरह अभी अवेलेबल नहीं है तो भी हमारा एक गूगल फॉर्म है जिसमें हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए, आपका हाइट, वेट, आपकी गर्थ, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी सर्जिकल हिस्ट्रीज़, ये सब उसमें पूछी जाएंगी ताकि एक होलिस्टिक सिस्टम आपके लिए बनाया जाए। तो वो फॉर्म और कुछ रिपोर्ट्स जो हमने अभी डिस्कस की, ये आप टेस्ट करा के हमें भेजोगे तब ये सिस्टम हम शुरू कर सकते। फिलहाल अर्ली बर्ड ऑफर है, हम 3 मंथ्स के 15,000 चार्ज करें जो 5,000 पर मंथ पे पेएबल है। और एक्सपीरियंस आपको बताइए डॉक्टर गरिमा का। ऑफ कोर्स एवरी ह्यूमन बींग्स इज़ द ऑथर ऑफ हिज और हर ओन डिजीज़ और हेल्थ। अपनी लाइफ स्टोरी आपने खुद लिखनी है। अभी अब आपके ऊपर है कि आप इस बढ़िया सिस्टम का और इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपनी बीमारी को सही करना चाहते हैं या नहीं। और अगर आप नहीं भी इसका पार्ट बनना चाहते तो भी हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके कई वीडियोस हम उस पर अपलोड करते रहते हैं, आप काफ़ी हद तक उससे फ़ायदा उठा सकते। दैट इज़ ऑल